हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम बात कर रहे थे शंट कैपेसिटर फिल्टर पे एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट सीरीज इंडक्टर फिल्टर। जैसे कि आपको पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि यहाँ आपका जो रेक्टिफायर होता है, फुल वेव रेक्टिफायर, इससे हमें एक आउटपुट वोल्टेज मिलती है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। और जो डीसी हमें मिलती है वो डीसी हमें यहाँ जो है पूरे दोनों इनपुट हाफ साइकिल के लिए मिल जाती है। बट जो आउटपुट डीसी होती है आपकी, ये आउटपुट डीसी में थोड़ा फ्लक्चुएशन होता है, मतलब इसमें रिपल प्रेजेंट रहते हैं। तो हम एक फिल्टर सर्किट को यूज़ करते हैं यहाँ पर, और उस फिल्टर सर्किट की हेल्प से हम इस रिपल को क्या करते हैं, यहाँ से रिड्यूस करते हैं। जैसे कि हम कहें कि आपका फुल वेव रेक्टिफायर है, इस तरह से आपका एक फुल वेव रेक्टिफायर होता है, और इस फुल वेव रेक्टिफायर में आपको कुछ ऐसा ये फ्लक्चुएशन वाला करंट मिलता है। ये आउटपुट पर मिलता है हमें, फुल वेव रेक्टिफायर के आउटपुट से ऐसा फ्लक्चुएशन वाला करंट मुझे मिलता है। और ये करंट प्योर डीसी नहीं है, इसमें थोड़ा रिपल अभी इसमें प्रेजेंट है। तो यहाँ पर इस रिपल को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ हम एल को हम यहाँ यूज़ करते हैं। भाई यहाँ पर मैं जो है आपकी इक्वेशन लिख रहा हूँ, जो आपकी वी डी सी जो होती है आपकी, उस वी डी सी को हम यहाँ कहें तो ये तो आपका यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू है, ये तो आपके मैक्सिमम वोल्टेज को शो करता है। इसको अपन वी नॉट भी कह सकते हैं, इसको अपन जो है आपका वी एम भी, आप जैसे लास्ट टाइम हमने इसको ई एम कहा था, तो ये तो आपका वी नॉट को शो करता है, मैक्सिमम वैल्यू को, डीसी आउटपुट डीसी की मैक्सिमम वोल्टेज को। बट ये प्योर वोल्टेज नहीं है, इसमें रिपल है। तो अब क्या होता है, जैसे हम यहाँ पर इसको यहाँ भेजते हैं, किसमें, इस आउटपुट निकल रहा है अपने को, इस आउटपुट को जब अपन यहाँ अप्लाई करते हैं इंडक्टर के टर्मिनल्स पर, तो इंडक्टर का अपन रिएक्टेंस जानते हैं। वो रिएक्टेंस क्या होता है, एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल, या ओमेगा की जगह रख सकता हूं मैं 2 पाई एफ एल रख सकता हूं मैं यहाँ। अब जैसे आपका कंपोनेंट यहाँ आता है, तो इस एनर्जी से क्या होता है कि भाई आपका यहाँ पर एसी है। अगर अपन डीसी की बात करते हैं, प्योर डीसी की, तो प्योर डीसी के लिए, फॉर प्योर डीसी फ्रीक्वेंसी 0 होती है। तो डीसी के पाथ में तो क्या करता है कि ये किसी प्रकार से भी कोई भी रिएक्टेंस पैदा नहीं करता, डीसी को अपने अंदर से पास कर देता है, ऐसा कैसा है। तो एक्सएल इज इक्वल टू क्या होता है, 0, जिससे यहाँ से डीसी ऐसी कैसी पास हो जाती है। और अगर यहाँ पर हमारे पास कुछ एसी कंपोनेंट भी, तो एसी कंपोनेंट कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी, जैसे इसमें आपको दिख रही है ये एसी कंपोनेंट की, तो इस फ्रीक्वेंसी के कारण से ये इस एसी के पाथ में कुछ एक लिमिटेड आपका रिएक्टेंस इंक्रीज करता है। ये 0 नहीं होता है एसी के लिए। तो एसी के लिए एक लिमिटेड यहाँ पर क्या करता है आपका, यहाँ पर ये जो है एक रिएक्टेंस जनरेट करता है। अगर सपोज किसी एक में एसी ले लूँ, इसकी फ्रीक्वेंसी कम है, तो ऑब्वियस सी बात है कम रिएक्टेंस ये जनरेट करेगा। अगर मैं ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की वेव की बात कर लूँ, तो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी आपके पास ये वाली है, थोड़ा ज़्यादा। और अगर और ज़्यादा की अगर बात कर लूँगा मैं, कुछ ऐसे, ये एसी करंट की बात कर लेता हूँ, एसी करंट मुझे मिल रही है इस तरह से, ऐसा वाला करंट मिल रहा है मुझे इस आउटपुट पर, रेक्टिफायर के आउटपुट से, तो फ्रीक्वेंसी और भी ज़्यादा है, तो ये और ज़्यादा क्या करता है, इसमें बैरियर क्रिएट करता है, और ज़्यादा इसमें रिएक्टेंस को क्रिएट करता है। इसका मतलब सीधा सा ये है कि आपका जो एसी कंपोनेंट है, वो एसी कंपोनेंट तो इस कंडीशन के कारण से यहाँ रुक जाता है, और यहां से आपका डीसी कंपोनेंट जो होता है इस लोड आरएल पर पहुंच जाता है। बट उसमें अभी भी थोड़ा बहुत इसमें फ्लक्चुएशन होता है। तो हमें आउटपुट पर कुछ इस तरह से मुझे यहाँ पर जो है एसी, इस तरह से मुझे डीसी यहाँ पर फाइंड आउट होती है, कुछ इस तरह से ये डीसी मुझे मिल जाती है। ऐसा कुछ हल्का फुल्का इसमें फ्लक्चुएशंस टाइप होता है। और ये आपका जो है ये भाई, जैसे आपकी एसी इस रिएक्टर पर आती है, इस जो आपकी इंडक्टर पर आती है, तो इंडक्टर इस पर रिएक्टेंस क्रिएट करता है, जिससे क्या होता है, इसकी सारी की सारी जो आपकी एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है, वो इसकी मैग्नेटिक एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाती है रिएक्टेंस की, इंडक्टर की। तो इंडक्टर की मैग्नेटिक एनर्जी में स्टोर हो जाती है। अब जैसे ही वोल्टेज अगर डिक्रीज होने को होता है, तो ये इंडक्टर क्या करता है, डिस्चार्ज होता है, और डिस्चार्ज होकर अपनी तरफ से क्या कर देता है, ये करंट को फ्लो कर देता है। क्योंकि वो यहाँ पर जो करंट आ रहा है वो फ्लक्चुएशन वाला करंट है। वो करंट जैसे ही घटने की ओर होता है, डिक्रीज होने की ओर होता है, तो ये इसको अपोज करता है,
विरोध करता है ये इंडक्टर उस चीज का, ये कुंडली उस चीज का। तो ये क्या करती है, ये कुंडली, ये इंडक्टर खुद डिस्चार्ज होना चालू कर देता है, और खुद डिस्चार्ज होकर क्या करता है, ये डिस्चार्ज होकर के यहां पर क्या करता है, उस वोल्टेज को कंटिन्यूअसली यहां पर ये बनाए रखता है। मतलब थोड़ा बहुत वोल्टेज रेगुलेशन भी इसमें हो जाता है, बट ओवरऑल यहां पर हम यही कह सकते हैं कि डीसी को तो रोकता नहीं है इंडक्टर, एसी को रोक देता है। जैसे एसी तो ये रुक जाती है और डीसी यहां से पास हो जाती है, और एक फिल्टर की भांति ये वर्क करता है। और हमें इस तरह से थोड़ा बहुत क्या हो जाता है, इसमें सुधार हो जाता है। मुझे इस रिएक्टेंस, ये थी आपकी डीसी से मिलने वाली ये वाली, और ये मुझे इस एल से निकलने बाद, इंडक्टर से निकलने बाद जो करंट मुझे मिलता है, उस करंट में थोड़ा सा ऐसा आपका ये सुधार हो जाता है। ये वाला करंट जो मैंने शो कर रखा है ना, ये है आपका आफ्टर इंडक्टर से निकलने वाला। मतलब थोड़ा बहुत उसमें रिपल कंपोनेंट क्या होता है आपका, सुधर जाता है। यहां पर हम इस चीज को कुछ इस तरह से कहते हैं, ठीक है। और यहां से जो इसकी जो वैल्यू जो हमारे पास में होती है, वो होती है आपकी क्या, वी डी सी इज इक्वल टू 2v0 अपॉन में पाई। मतलब ये जो वैल्यू होती है ना, पूरी वोल्टेज का कितना होती है, ये होती है आपका 2 अपॉन में पाई वी आउटपुट। टोटल जो आपका फुल जो आपका मिल रहा है डीसी इस आफ्टर इस आपके रेक्टिफायर से, उस पूरी वोल्टेज का ये जो कंपोनेंट जो हो जाता है ना, ये 2 अपॉन पाई वी नॉट के इक्वल हो जाता है। तो इस तरह से क्या मिल जाता है हमें, यहां पर जो है प्योर डीसी मुझे यहां पर फाइंड आउट हो जाती है। तो अब हम इस डीसी कंपोनेंट कितना रिपल इसमें हो रहा है, उस रिपल को हम यहां से फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। पहले अपन डीसी को फाइंड आउट करेंगे कि आपको कितनी डीसी यहां से मिल रही है, वैल्यू कहां से कैसे आई है, हम उसको फाइंड आउट करेंगे पहले। और उसके बाद में हम यहां से इसका जो है रूट मीन स्क्वायर या एसी कंपोनेंट निकालेंगे, फिर दोनों को अपन डिवाइड करेंगे, इससे मुझे रिपल मिलेगा, उस रिपल को हम यहां पर नोटिस करेंगे। तो यहां सबसे पहले क्या हो रहा है कि यहां पर जैसे मैंने कहा है कि ये कंडीशन यहां पर हो जाती है, इस इंडक्टर एसी को तो डीसी को जाने देता है, कोई रिएक्टेंस क्रिएट नहीं करता, पर डीसी को रोक करके खुद क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है। उसकी सारी की सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है इसकी मैग्नेटिक एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाती है। इंडक्टर ऐसे तो वर्क करता है, सारी एनर्जी को अपने अंदर स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी, और वापस से जब वो करंट घटने को होता है तो वो अपोज करके क्या करता है, उसी मैग्नेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर देता है। यही तो इंडक्टर की क्वालिटी होती है और यही इंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है। चलिए अब हम यहाँ से इस के लिए रिपल के लिए अपन कुछ यहाँ से आरएमएस की वैल्यू निकाल लेते हैं। ई आरएमएस मतलब ईएसी कंपोनेंट और ईडीसी कंपोनेंट निकालेंगे, उन दोनों का अपन डिवाइड करके यहाँ से रिपल को अपन यहाँ काउंट कर रहे हैं। तो यहाँ से सबसे पहले कि अपन यहाँ करें कि फुल वेव रेक्टिफायर के लिए, अगर हम फुल वेव रेक्टिफायर की बात करते हैं तो फुल वेव रेक्टिफायर के लिए, फॉर फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर की अगर बात करता हूं तो फुल वेव रेक्टिफायर के लिए, फुल वेव रेक्टिफायर के सेक्शन में हम फूरियर सीरीज को यूज करते हैं। हालांकि वो आपके था नहीं यहाँ सिलेबस, इसलिए उसको कराया भी नहीं मैंने उसको, लेकिन उसको अपन फूरियर सीरीज की हेल्प से उसको अपन सॉल्व कर सकते हैं। और फूरियर सीरीज की हेल्प से सॉल्व करके हम जो है यहाँ पर इस फुल वेव रेक्टिफायर के लिए जो आउटपुट वोल्टेज निकाल सकते हैं, और वो आउटपुट वोल्टेज जो मुझे मिलती है वी आउटपुट, ये मुझे मिलती है, ये होता है आपका 2 और साथ में होता है आपका क्या, वी एम या 2 ई एम बोल दो, एक ही बात है। तो 2 वी एम या ई एम अपॉन में पाई, है ना, ई एम भी हम इसको कह सकते हैं 2 वी एम या 2 ई एम अपॉन पाई, माइनस आपका जो नेक्स्ट इसमें ये फूरियर सीरीज से फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन से सॉल्व किया गया फुल वेव रेक्टिफायर को। तो फुल वेव रेक्टिफायर से मिलने वाला जो वोल्टेज होता है वो प्योर वोल्टेज नहीं होता, प्योर डीसी नहीं होती, हम पहले भी कह चुके हैं इस चीज को। थोड़ा बहुत इसमें रिपल इंक्लूड होता है, तो रिपल के फॉर्म को निकालने के लिए फोरियर सीरीज को यूज किया गया, और फोरियर सीरीज से इसकी प्योर जो अपने पास में जो मिली थी आउटपुट, उस आउटपुट को फॉर्म को फाइंड आउट किया गया था। तो 2 वी एम अपॉन में पाई, सेकेंड है आपका 4 वी एम अपॉन में 4 वी एम अपॉन में 3 पाई, 3 पाई, ये Vm है, इसको मैंने क्या कहा है यहाँ पर, इस Vm को मैंने यहाँ पर कहा है आपका जो है V आउटपुट, ठीक है। V आउटपुट भी कह सकता हूँ, मतलब V आउटपुट जो मुझे मिल रही इस रूप में नहीं मिल रही, मुझे इस रूप में मिल रही, तो 2m Vm अपन पाई भी कह सकता हूँ इसको। ये V आउटपुट की 2 अपन पाई मल्टीपल होती है। नेक्स्ट टर्म जो होती है ये V आउटपुट की 4 अपन 3 पाई मल्टीपल होती है, लेकिन यहाँ पर साथ में कंपोनेंट होता है आपका cos 2 ओमेगा टी, cos 2 ओमेगा टी माइनस नेक्स्ट जो टर्म होती है इसकी वो होती है 4 em अपॉन में 15 पाई, 4 vm अपॉन में
15 पाई और साथ में होता है कॉस ऑफ 6 कॉस ऑफ ये बनता है आपका 2 ओमेगा टी। 2 ओमेगा टी के बाद में आता है 4 ओमेगा टी। ये कंटिन्यूसली इससे इंक्रीज होता है ना। और साथ में हमें यहाँ पर आगे मिलता है तो आगे की टर्म्स और बड़ी टर्म्स हो जाती है, वो बन जाती है आपकी 4em अपॉन में कितनी है 35 कॉस 4em या 4vm अपॉन में जो है 35 पाई इंटू कॉस 6 ओमेगा टी। इस तरह से मुझे ये टर्म मिलती है लंबी वाली। अब देखो इसमें आप फर्स्ट टर्म को देख रहे हो, इस फूरियर ट्रांसफॉर्म में फुल वेव रेक्टिफायर के लिए फूरियर ट्रांसफॉर्म से हमने जो है फूरियर सीरीज से हमने ये आउटपुट वोल्टेज फाइंड आउट किया है जो इस टर्म में हमें मिलता है। इस टर्म में जो फर्स्ट वाला आपका जो पोर्शन है यहाँ पर, इस फर्स्ट पोर्शन को मैं बोलता हूँ यहाँ से VDC और ये क्या है आपकी 2Vm अपॉन में पाई के इक्वल है, क्योंकि यहां पर ये प्योर डीसी है, इसमें कोई भी कॉस साइन इस टर्म का इसमें पद नहीं है। इसका मतलब ये आपकी क्या बनती है, प्योर डीसी कंपोनेंट को यहां पर ये शो करता है। तो ये बनता है आपका VDC इज इक्वल टू 2Vm अपॉन में पाई। आगे की बात करें तो आगे ये इसका एम्पलीट्यूड शो करता है डीसी का। ये भी क्या है, एम्पलीट्यूड है किसका, डीसी का। पर इस डीसी के इस एम्पलीट्यूड के साथ में मेरे पास ये कॉस वाली टर्म आ रही है। और कॉस ओमेगा टी का अगर आपने ग्राफ देखा तो ग्राफ कुछ ऐसा होता है, इसका साइन कॉस के ग्राफ कुछ ऐसे होते हैं। मतलब ये जो टर्म है आपकी एसी क्या होती है, एसी अपने शुरू में लिखा भी ई बराबर EM साइन ओमेगा टी, वी बराबर VM साइन ओमेगा टी। तो ये साइन क्या है, साइन इसके साइनोसॉइडल वेव को शो करता है। और साइनोसॉइडल वेव होते ही क्या बन जाता है, ये आपका एसी कंपोनेंट है। ये एक ऐसा एसी कंपोनेंट है जिसका एम्पलीट्यूड तो इतना है और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है आपकी 2 ओमेगा है। अगेन थर्ड टर्म, ये इसका एम्पलीट्यूड है, ये एम्पलीट्यूड है इसका 4Vm अपॉन 15 पाई और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, अगली वाली इसकी, ये अगला एसी कंपोनेंट शो करता है, इसकी फ्रीक्वेंसी 4 ओमेगा है। मतलब और छोटी वेव हो गई है, फ्रीक्वेंसी और कम हो गई इसकी, ठीक है ना। आगे वाला और कम, यहां से ये फ्रीक्वेंसी और कम हो जाती है। तो यहां से हम क्या करते हैं कि इसके होने से हमारे इस फुल वेव रेक्टिफायर के आगे की फ्रीक्वेंसी बहुत ही कम हो चुकी है इसकी। और फ्रीक्वेंसी बहुत कम जब हो जाएगी तो इंडक्टर इजीली है यहाँ से जो है आपकी इसको इजीली यहाँ से पास आउट रोक देगा। मतलब इसके होने से कोई इफेक्ट नहीं होगा हमें यहाँ पर, इसके होने से कोई भी इफेक्ट यहाँ पर नहीं होने की फ्रीक्वेंसी इसकी इस तरह से आ रही है। तो यहां से अपन क्या कर रहे हैं, मतलब बहुत छोटी छोटी फ्रीक्वेंसी, तो अपन इस टर्म को तो इन दोनों टर्म्स को तो नेग्लिजिबल कर देते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर भले ही ये दोनों एसी वेव है लेकिन साथ में जो अपने को मिल रहे हैं यहाँ पर कंपोनेंट, ये बहुत शॉर्ट कंपोनेंट आ रहे हैं। तो इसके होने से हमें यहाँ पर, क्योंकि अपन फ्रीक्वेंसी ओमेगा लेते हैं, साइन 2 ओमेगा टी अपन ने निकाला था शुरू में, V इज इक्वल टू VM, जो इनपुट दिया था अपन ने साइन ओमेगा टी कहा था मैंने, और यहाँ पर तो इसकी ओमेगा इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ना। और रिएक्टेंस के लिए क्या होता है ओमेगा, वही वहां पर 2πf रख के अपन, तो ये तो और भी छोटा और भी ज्यादा, ये और भी इस तरह से ज्यादा, मतलब फ्रीक्वेंसी और भी छोटी होगी, मतलब क्या करेगा, ज्यादा आपका f ज्यादा हो जाएगा इसका, ओमेगा से 2πf, तो क्या होगा, ज्यादा बैरियर क्रिएट करेगा। तो ये यहां से इसके होने से हमें कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो इसको तो अपन नेग्लिजिबल कर दें। यहां से अपन सिर्फ 2 टर्म्स की बात करते हैं, एक तो ये आपकी डीसी वाली टर्म, और ये जो कंपोनेंट है ना आपका, ये कंपोनेंट आपका रिपल कंपोनेंट है जो अपने सर्किट को क्या करता है, यहां से इफेक्टिव करता है। तो ये आपका रिपल कंपोनेंट यहां पर आ जाता है। तो ये आपका फोरियर सीरीज से ये आपका डीसी कंपोनेंट और ये आपका एसी कंपोनेंट, रिपल वाला कंपोनेंट cos 2 ओमेगा टी आपके पास में यहां पर फाइंड आउट होता है, ठीक है ना। अब हम इसको लिख सकते हैं, यहां से इस VDC को मैंने लिखा इस तरह से 2Vm अपॉन में पाई लिखा है, और यहां से मैं IDC निकालना चाहता हूं, तो IDC कितनी आएगी आपकी, तो IDC इज इक्वल टू VDC अपॉन में कितना होगा आपका, कहां मिल रहा है मुझे IDC, लोड RL पर मिल रही है, तो RL रख दिया इसमें मैंने, और यहाँ VDC की वैल्यू रख दी, तो मेरे पास मिला मुझे 2Vm अपॉन में कितना है, पाई RL, ये मुझे यहाँ मिल जाता है। तो ये IDC मुझे यहाँ पर फाइंड आउट हो जाती है, ठीक है। अब मैं यहां कहता हूं कि VAC मैक्सिमम क्या, ये तो अपने पास में कंपोनेंट हो गया, इक्वेशन फर्स्ट नाम देके छोड़ दिया, डीसी कंपोनेंट आ गया मेरे पास में, ठीक है ना। IDC या VDC किसी भी टर्म में अपन कह दें, तो ये अपने पास में ये कंपोनेंट आ जाता है। इसको फर्स्ट बोल देता हूं, इसको सेकंड बोल देता हूं। चलिए अब मैं यहां से निकालना चाहता हूं आपकी AC कंपोनेंट, तो मैं VAC कंपोनेंट और मैक्सिमम
कंपोनेंट को निकालना मैं चाहता हूँ, मैक्सिमम मतलब वही इसके रूट में स्क्वायर, लेकिन इसको मैं अलग तरीके से सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो वी ए सी मैक्सिमम में निकालता हूँ इसका, तो वी ए सी मैक्सिमम आपका क्या होगा, वी ए सी मैक्सिमम बराबर इसका ये वाला कंपोनेंट, और cos 2 ओमेगा टी की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है तो उसको तो 1 अपन रख ही देंगे वहां पर। ये बन जाएगा आपका कितना 4vm अपॉन में कितना है आपका 3 पाई, ये है वी ए सी मैक्सिमम 4vm अपॉन में, यहां से मैं 3 पाई इसको कर रहा हूं, बट यहां से जो मुझे मिल रहा है यहां मैं इसको लिख रहा हूं भाई कि आपका जो 4v0 अपॉन में 4vm अपॉन में 3 पाई, बट हम यहां पर जब बात करते हैं एसी कंपोनेंट की, तो एसी कंपोनेंट के लिए ये आपका आर है, ये आपका एल है, तो यहां पर इनका क्या ऐड होता है, यहां पर इनका जो आपस में मल्टीपल यहां पर होता है, तो यहां पर मैं इसके टोटल रिएक्टेंस को, जो कि हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा है, वो क्या हो जाएगा आर एल स्क्वेयर प्लस एक्सएल स्क्वेयर। भाई ये क्या बन गया आपका, ये आपका आर एल सर्किट बन गया। भाई आपका ये इंडक्टर है, ये आपका रेजिस्टेंस है, दोनों मिलकर के एसी के लिए, क्योंकि एसी के लिए भाई डीसी सिर्फ आपकी लोड आरएल पर डिपेंड कर रही है, लेकिन एसी जो क्या कर रहा है, एसी जो है आपका यहाँ पर डिपेंड करता है इस सर्किट में आर और एल इन दोनों के होने के साथ साथ इनके बीच जो फेज डिफरेंस है ना उस पर भी डिपेंड होती है, और अपन एसी कंपोनेंट की बात कर रहे हैं। तो वी एसी मैक्सिमम जो होगा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, cos 2 ओमेगा टी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, तो अपन यहाँ इसको 1 रख करके 4em/3 पाई, और साथ में इसको अंडर रूट आर एल स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, ऐसा भी मैं इसको लिख सकता हूँ, या इस cos 2 ओमेगा टी की वैल्यू मैं यहाँ फाइंड आउट कर सकता हूँ, निकाल सकता हूँ इसको, जो आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा है, तो उस वैल्यू को मैं यहां पर इस तरह से पुट अप करता हूं। तो ये अपने पास में आता है आर एल स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, क्योंकि इन दोनों को अपन, ये आर एल सर्किट आपका क्रिएट होता है, और आर एल सर्किट में क्या होता है, आर एल सर्किट में आपका जो है यहां पर फेज और फेज डिफरेंस पर भी जो आपका ये एसी डिपेंड करता है, तो उस कंडीशन में अपन इसका ये होता है आपका रिएक्टेंस, किसका रिएक्टेंस, इस आर एल सर्किट का रिएक्टेंस फॉर एसी। डीसी पे इसका इफेक्ट नहीं होता है, तो एसी की अपन बात करते हैं, तो एसी कंपोनेंट में इस प्रकार से इसको लिख देता हूं, ठीक है। अब यहां पर आगे हम इसको कहना चाहें तो आगे हमारे पास में जो है मैंने इतनी वैल्यू लिख दी, और साथ में मैंने लिख दिया कितना वी एसी की, चूंकि बात कर रहा हूं तो साथ में मैंने आर एल लगा दिया, बिकॉज ऑफ वाई वी इज इक्वल टू आई इंटू आर से। आई क्या है आपका, ये पूरी आई की वैल्यू तो है, आई इज इक्वल टू क्या होता है वोल्टेज अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस, और टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा आपका ये, और कहाँ मिल रहा है ये भी, यही मुझे आरएल पर मिल रहा है, मतलब वीएसी मैक्सिमम भी कहाँ मिल रहा है, तो वीएसी मैक्सिमम मुझे मिल रहा है आई इंटू आरएल, ये आउटपुट मिल रहा है वीएसी मैक्सिमम, तो वीएसी मैक्सिमम बराबर आई आउटपुट पर वोल्टेज जो मिल रही है मुझे, वो कौन सी रिपल वाली, क्योंकि इसमें रिपल अभी भी कंपोनेंट आ रहा है, वो कहाँ मिल रहा है आरएल पर, तो वी इज इक्वल टू आई आर से, आई की जगह करंट और आर एल पर मिल रहा है तो आर एल रख दिया, बट मैं इस करंट की वैल्यू को जब फाइंड आउट करूंगा तो एसी करंट जो होता है वो आपका इसके मतलब एंगुलर पे जो भी फ्रीक्वेंसी है यानी कि जो भी फेज डिफरेंस है उस पर डिपेंड नहीं करता, बट आपका जो एसी होता है वो एसी इस आर और एल इन दोनों के बीच फेज डिफरेंस पर भी डिपेंड करता है। अपन इन दोनों को एल प्लस आर ऐसा नहीं लिख सकता या आर प्लस एल ऐसा नहीं लिखता, यहाँ से करंट होने वाला फ्लो निकाल रहा हो तो यहाँ से फ्लो वाला करंट क्या होगा वो डिपेंड करेगा आपका टोटल रिएक्टेंस पर। तो एल आर सर्किट का रिएक्टेंस ये होता है, तो 4Vm/3 और अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, मतलब V बराबर आई बराबर V अपॉन में टोटल आपका रिएक्टेंस, और रिएक्टेंस क्या है तो ये आपकी वोल्टेज हो गई, ये तो वोल्टेज है आपकी मैक्सिमम वोल्टेज, और ये क्या होगा आपका अपॉन में ये इस पर मिल रहा है मुझे आईडीसी, और कहाँ मिल रहा है मुझे टोटल वोल्टेज वही मुझे आरएल पे मिल रहा है, इसलिए इसको आरएल रखा, इसको नहीं रखा मैंने इस टर्म में क्योंकि आई निकाल रहा हूँ मैं यहाँ से, इसलिए तो मैंने इस प्रकार इसको लिख दिया। और साथ ही साथ यहाँ पर जो है आपका अगर मैं कहूँ तो ये इक्वेशन मुझे मिल जाती है। अगर यहाँ मैं इस एक्सएल को लिखना चाहूँ तो एक्सएल बराबर क्या होगा आपका, एक्सएल बराबर होता है ओमेगा एल, बट मैं यहाँ पर क्या लूंगा 2 ओमेगा एल, बिकॉज ऑफ वाई क्योंकि यहां पर मेरे पास में ये कंपोनेंट कितना आ रहा है इसका 2 ओमेगा आ रहा है, जो एसी मुझे यहां मिल रही है यहां पर जो आ रही है मेरे साथ में इस वी आउटपुट पर जो मुझे एसी रिपल जो मिल रहा है एसी कंपोनेंट जो मिल रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 2 ओमेगा, इसलिए एक्सएल बराबर क्या रखूंगा मैं यहाँ पर 2 ओमेगा एल रखूंगा। ओके, तो इस प्रकार से अपने पास में यहाँ पर ये इक्वेशन आती है और ये मिल जाता है आपको वी एसी मैक्सिमम। अब मैं वी आरएमएस की बात करता हूं, आरएमएस निकालना चाहता हूं तो वी आरएमएस क्या होगा आपका, तो वी आरएमएस जो होता है ये होता है आपका जो वी एसी कंपोनेंट का जो मैक्सिमम है एम्पलीट्यूड उसके √2 मल्टीपल होता है 1/√2।
रूट मीन्स क्या होता है, जो आपकी वर्ग माध्य मूल वेग होता है वह वोल्टेज के अधिकतम मान का मैक्सिमम वैल्यू का 1/√2 मल्टीपल होता है। तो इसका मैं वोल्टेज का Vrms निकालता तो Vrms क्या होगा, VAC की जो मैक्सिमम वैल्यू है उसका 1/√2। अपन इसको उस तरह सॉल्व नहीं किया इंटीग्रेशन करके, अपन इसको इस मेथड से निकाल लिया कि भाई यहाँ पर ये एसी कंपोनेंट आपका आ रहा है, इस एसी कंपोनेंट को मैंने यहाँ से जो है एसी मैक्सिमम निकाला, cos 2ωt की मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर आपकी 1 हो जाती है, तो यहाँ से V बराबर I इंटू आर जो मुझे यहाँ पर मिल रहा है। बट यहाँ पर आपका I जो है वह इस वोल्टेज के आपकी जो सर्किट के साथ साथ सर्किट के रिएक्टेंस पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ से करंट जो बह रहा है वो L और R के बीच कितना आपकी फेज है उस पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर अपन इसका रिएक्टेंस लेते हैं, तो V अपॉन में R से V की जगह आपका ये वोल्टेज पूरा और R क्या है आपका रिएक्टेंस इस करंट के लिए, तो ये करंट मिलता है और साथ में RL है। और यहाँ पर XL बराबर क्या है 2ω, ये मैंने VAC मैक्सिमम निकाल लिया जो मुझे यहाँ मिल रहा है। अब इस VAC मैक्सिमम को मैं Vrms में चेंज करूंगा, तो Vrms जो होता है वो अपनी AC की मैक्सिमम वैल्यू का 1/√2 मल्टीपल था। ये तो परिभाषा होती है, रूट मीन्स वर्ग माध्य मूल मान क्या होता है, अपने शिखर मान का 1/√2 गुना होता है, अपनी मैक्सिमम वैल्यू का अपने जो उसका क्या होता है 1/√2 मल्टीपल होता है। तो वो लिख दिया मैंने इसके यहाँ से, इस VAC मैक्सिमम की वैल्यू उठा के यहाँ पुटअप कर देता हूँ मैं, तो यहाँ से मुझे मिलता है Vrms दैट्स इज इक्वल टू VAC मैक्सिमम क्या है आपका, तो ये है आपका 4Vm, ये एज इट इज है, अपॉन में क्या है आपका 3 पाई, ये भी एज इट इज है ना, और साथ में कितना है आपका √2 भी आ जाता है इसमें, है ना, और साथ में क्या है आपका फिर अंडर रूट के अंदर कितना है आपका, ये हो जाता है आपका RL स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर, जहां आपका जो XL क्या है ये 2ωL के इक्वल है। ये इक्वेशन मैंने यहां पर लिख दी, Vrms इज इक्वल टू 4Vm अपॉन में 3 पाई √2, और इस तरह से इसकी इक्वेशन मुझे यहां पर इस तरह से मिलती है। ये मेरे पास में क्या आता है RMS वैल्यू यहां पर इसकी मुझे मिल जाती है ना, और इसको मैं यहाँ से, और साथ में क्या है आपका RL भी है, तो ये RL भी मैं इसमें लिख देता हूँ इस तरह से, तो 4Vm अपॉन में 3 पाई √2, इस तरह से अपने को वैल्यू मिल जाती है। अब अपन यार रिपल फैक्टर निकालते हैं, तो आपका रिपल फैक्टर क्या होगा, तो रिपल फैक्टर जो होता है ये क्या होता है, तो रिपल फैक्टर R इज इक्वल टू क्या होता है आपका AC Vrms अपॉन में VDC, वही जो अपन पिछली बार निकाला था AC कंपोनेंट में, तो जो RMS के रूप में मिल रहा है मुझे, तो Vrms अपॉन में VDC, तो रिपल फैक्टर दैट्स इज इक्वल टू Vrms क्या है आपकी, ये है 4Vm अपॉन में 3 पाई √2 इंटू साथ में कितना है RL अपॉन में RL स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर अंडर रूट के अंदर, यही तो है। और इसके डिनोमिनेटर में VDC क्या है आपकी ये, तो मल्टीपल में लिख दूं इसको, मैं क्या लिख दूं, इसको लिख देता हूं आपका जो है VDC कितनी है आपकी पाई अपॉन में कितनी है 2Vm, ऐसा निकाल दिया इसको मैंने, ठीक है। अब आपका जो है ये पाई से तो ये पाई कैंसिल आउट हो जाता है, 2 से ये 4 कैंसिल आउट होता है, √2 और ऊपर 2, तो क्या लिख दूं इसको मैं, ऊपर लिख देता हूं √2, Vm से Vm कैंसिल आउट हो जाता है, तो √2/3, अरे 2 को लिख दिया ऊपर √2/3, और कितना है RL अपॉन में कितना है, ये बन गया आपका अंडर रूट में RL स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर, यही तो होता है, तो √2/3, और ये बन जाता है आपके पास में इतना। अब मैं इसकी वैल्यू पुटअप कर देता हूँ, किसकी, XL की, तो यही पुटअप कर दूँ इसको मैं XL की वैल्यू को, तो XL की वैल्यू क्या है आपके पास में, तो XL की जो वैल्यू है मेरे पास में 2ωL है, तो ये बन जाएगा स्क्वायर, तो मतलब 4ω स्क्वायर L स्क्वायर अपॉन में कितना है ये RL स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा, सॉरी 4ω स्क्वायर L स्क्वायर, ये तो होगा XL की वैल्यू दी 4ω स्क्वायर L स्क्वायर। इस RL को उठा के नीचे ले आओ, यहाँ से मैं इसको नीचे ले आता हूँ, तो क्या होता है R इज इक्वल टू √2/3 एज इट इज है, और ये नीचे आ जाएगा, तो क्या लिख दूंगा इसको मैं इसको लिख देता हूँ 1 अपॉन में कितना है अंडर रूट में कितना है 1 प्लस 4ω स्क्वायर L स्क्वायर अपॉन में R स्क्वायर, बिकॉज ऑफ वाई, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ √RL स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बटे में ले जाऊंगा RL से RL कट जाएगा, 1 बचेगा, और ये RL स्क्वायर इसके बटे में आ जाएगा, कोई इफेक्ट नहीं। ये इक्वेशन मुझे यहाँ पर इसकी मिलती है। अब यहाँ से मैं इसको कहता हूँ कि यहाँ पर जो है √2/3 है RL, अब ये जो है आपका 4ω स्क्वायर L स्क्वायर अपॉन में R स्क्वायर, ये वैल्यू बहुत ज़्यादा है 1 से, बिकॉज ऑफ ये वैल्यू क्या होती है आपकी RL स्क्वायर है आपका ये, है ना,
ये वैल्यू क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। एक्सएल की वैल्यू, सॉरी जो आपका रिएक्टेंस एल की वैल्यू यहाँ पर ज़्यादा ली जाती है, इसकी वैल्यू ज़्यादा और आर एल की वैल्यू कम। तो इन दोनों के होने से क्या होगा कि 1 के कंपेरिजन में ये वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अपन 1 को यहाँ से हटा दें, तो हटा करके मैं लिख सकता हूँ r इजिकल टू √2/3 और कितना हो जाएगा 1 अपॉन में ये बन जाएगा अंडर रूट के अंदर, या इसको लिख दूंगा 2 कितना है 2 ओमेगा एल अपॉन में कितना है RL, लिख सकता हूँ मैं 2 ओमेगा एल अपॉन में RL। क्योंकि 1 के कंपेरिजन में ये वैल्यू ज़्यादा होती है, एल आपका ज़्यादा रखा जाता है, ओमेगा की वैल्यू भी कुछ ना कुछ यहाँ पर आती है। तो उस कंडीशन में 1 के कंपैरिजन में ये वैल्यू ज़्यादा होने से इसको 1 को नेग्लिजिबल करके अपन इसको इस प्रकार लिख देते हैं। ये बटे का बटे ऊपर चला जाता है, तो r इजिकल टू जो बनता है आपका कितना हो जाता है, ये बनता है आपका जो 1 अपॉन में 3√2 हो जाएगा, वापस से 2 फिर से है, √2 हो जाएगा। और क्या है आपका RL अपॉन में क्या है आपका ओमेगा, ये हमारे पास में r की वैल्यू आती है, ठीक है ना। तो RL अपॉन में 302 ओमेगा एल, और जब हम इसको सॉल्व कर भी लिख सकते हैं तो ये आपका 0.236 अपॉन में ओमेगा एल और इसके अपॉन में RL, ऐसा इसको फिर से लिख सकते हैं यहाँ पर। तो ये वैल्यू मुझे फाइंड आउट होती है। तो R की वैल्यू जो आती है आपका रिपल कंपोनेंट इतना आता है इसका, किसमें आपका शंट सीरीज इंडक्टर फिल्टर में। तो यहाँ पर अपन ये है, इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि यहाँ पर इस जो श्रेणी प्रेरकत्व फिल्टर में, इस सीरीज इंडक्टर फिल्टर में RL बढ़ाने पर हम RL को इंक्रीज करते हैं, तो RL को इंक्रीज करने पर आपका क्या होता है, R भी इंक्रीज हो जाता है। RL को इंक्रीज करने का मतलब है कि करंट को क्या करना, कम करना, लेस करना। भाई RL आपका आउटपुट जैसे से बढ़ेगा, RL जैसे से इंक्रीज होगा, वैसे वैसे आपका करंट कम होता जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर RL को इंक्रीज करने पर आपका रिपल कंपोनेंट भी इंक्रीज होता है, और RL को इंक्रीज करने का मतलब है कि I को यहाँ पर कम करना, ठीक है ना। अर्थात लोड धारा कम होने पर उर्मी का गुणांक यहाँ पर बढ़ जाएगा, है ना। इसीलिए RL को घटाने के लिए और अधिक लोड धारा प्राप्त करने के लिए तो हम क्या करते हैं, RL को हम क्या करते हैं, कम से कम रखते हैं, RL को अपन क्या करते हैं, घटाते हैं यहाँ पर। तो RL को जब घटाते हैं तो RL को घटाने पर क्या होता है, I जो होती है आपकी ज़्यादा हो जाती है। इसका मतलब जो IDC मुझे मिलती है वो कैसी हो जाती है, यहाँ पर मैक्सिमम हो जाती है। तो IDC की मैक्सिमम वैल्यू को हम यहाँ ज़्यादा प्राप्त कर सकते हैं, कब, जब RL को कम किया जाए। तो RL को कम करके अपन रिपल कंपोनेंट को भी कम कर सकते हैं, इस कंपोनेंट को कम कर सकते हैं। और RL को कम करने का मतलब है कि हम क्या कर रहे हैं, करंट को यहाँ पर इंक्रीज कर रहे हैं, है ना। तो इसीलिए अपन क्या करते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर ये बिल्कुल आपका जो पार्श्व रूप संधारित फिल्टर है ना, जो शंट कैपेसिटर फिल्टर, उसके बिल्कुल अपोजिट आ रहा है, उसके बिल्कुल अपोजिट आ रहा है। यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर अपन RL को कम से कम रखना चाहेंगे ताकि रिपल भी आपका कम से कम हो, और रिपल कम से कम होने का मतलब है कि हमको करंट कैसा मिल रहा है, यहां पर ज्यादा मिल रहा है। इसका मतलब है जब आप ज्यादा करंट निकालना चाहते हो, IDC आप ज्यादा लेना चाहते हो, तो कौन से किसका यूज करोगे, सीरीज इंडक्टर को यूज करोगे। और जब आप यहां से देखो, उसमें क्या आ रहा था, उसमें आपका वो वैल्यू क्या आ रही थी आपकी, R को कम करने के लिए क्या आ रहा था आपका, RL डिनोमिनेटर में आया था। वहां पर अपन ने इसके जस्ट लास्ट वीडियो में सॉल्व किया था, वहां पर अपन RL को क्या कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा रख रहे हैं। RL को ज्यादा करने का मतलब क्या है कि I क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और I के कम होने का मतलब है कि पोटेंशियल क्या होता है, उस पॉइंट पर इंक्रीज हो जाता है। मतलब कि अगर हम ज्यादा करंट चाहते हैं तो आउटपुट पर, तो हम इस सीरीज इंडक्टर को यूज करते हैं, सीरीज इंडक्टर फिल्टर को यूज करते हैं। और जब आप ज्यादा चाहते हो क्या, वोल्टेज को, VDC आप ज्यादा चाहते हो, तो उसके लिए आप क्या यूज करते हो, आप जो है शंट कैपेसिटर को हम यहां पर यूज करते हैं। मतलब शंट कैपेसिटर को जब भी फिल्टर के रूप में जोड़ा जाता है तो हम क्यों जोड़ते हैं, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा VDC को फाइंड आउट कर सकें, क्योंकि वहां पर RL डिनोमिनेटर में जाता है, उसके लिए RL यहां पर आता है। RL ज्यादा होने से रिपल कम हो जाते हैं, तो हम रिपल को तो कम रखना चाहते हैं, लेकिन हमें RL बढ़ाना पड़ता है। RL बढ़ने का मतलब है कि वोल्टेज भी क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, और करंट डाउन हो जाती है। तो यहां पर जब हमें ज्यादा वोल्टेज प्राप्त करनी हो तो शंट कैपेसिटर को यूज करेंगे। और यहां पर देख रहे हैं तो RL समानुपात में, RL को कम से कम रखेंगे तो R भी कम से कम, रिपल भी कम से कम रहेगा। और RL के कम करने का मतलब है कि I क्या बढ़ जाएगी, आपकी ज्यादा हो जाएगी। इसका मतलब जब भी अपन ज्यादा करंट प्राप्त करना चाहते हैं तो सीरीज इंडक्टर को यूज करते हैं, और ज्यादा वोल्टेज को प्राप्त करना चाहते हैं आउटपुट पर, तो हम शंट कैपेसिटर को यहां पर यूज करते हैं। तो इस प्रकार से आपका जो है ये सीरीज इंडक्टर वाला
फार्मूला पूरा पूरा होता है। ये आपका सीरीज इंडक्टर है, यहाँ लगा रखा है। ये आपका रेक्टिफायर है, रेक्टिफायर से करंट जो मिलता है फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन से, वो ये करंट मुझे मिलता है, जिसके हायर ऑर्डर के टर्म्स को हमने नेग्लिजिबल मान लिया, क्योंकि वहाँ पर आपकी एसी की फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती जा रही है ना, तो अपन उसको नेग्लिजिबल मानेंगे। अपन सिर्फ इन्हीं दो कंपोनेंट्स का इफेक्ट यहाँ पर मानते हैं। ये आपका प्योर डीसी कहलाता है और ये आपका रिपल कंपोनेंट कहलाता है। प्योर डीसी के लिए लिख दिया ये वीडीसी है आपका, जिससे मैंने आईडीसी निकाल के इसके रूप में भी लिख सकता हूँ। अब मैं वीएसी मैक्सिमम निकालता हूँ। वीएसी मैक्सिमम के लिए इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है आपकी, ये 1 होती है। तो आपको आयाम कितना मिलेगा, एम्पलीट्यूड कितना मिलेगा इस वीएसी का, ये एम्पलीट्यूड मिलेगा, तो 4Vm/3π इंटू RL, वीएसी आई इंटू RL। आई क्या है, तो आई निकालना चाहूंगा तो आई के लिए V क्या है आपका एसी कंपोनेंट के लिए ये है, और अपॉन में R की जगह अपन बात करेंगे कि करंट के लिए, करंट जो होती है L और R के साथ डिपेंड होने के साथ साथ इनके बीच जो आपका फेज डिफरेंस है उस पर डिपेंड करती है। तो इसीलिए ये दोनों यहां से मैं इसका रिएक्टेंस लेता हूं, ये और इंटू RL। अब XL बराबर 2 ओमेगा, क्योंकि अपन ने यहाँ 2 ओमेगा के लिए कहा, जो मुझे कंपोनेंट मिल रहा है वो 2 ओमेगा फ्रीक्वेंसी का मिल रहा है। इस प्रकार से लिख देता हूँ VRMS = VAC मैक्सिमम/2। ये RMS वैल्यू निकाली मैंने, क्योंकि RMS जो होती है अपने शिखर मान का 1/√2 गुना होती है। इस VAC को यहाँ रखा मैंने और सॉल्व करके निकाला। रिपल फैक्टर मैंने कहा ये होता है, रख के सॉल्व किया और सॉल्व करके पूरे के आपके सामने यहाँ पर ला के रख दिया। ये कंपोनेंट इस एक के कंपेरिजन में ज़्यादा होता है, तो इस कंडीशन से एक को अपन नेग्लिजिबल मान लेके ये अपन कंडीशन लिख देते हैं। और यहाँ पर कह रहा हूँ मैं कि आपका जो है L का मान ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, तभी तो ये ज़्यादा हुई थी ना टर्म ये वाली एक से। L का मान ज़्यादा से ज़्यादा रखो ताकि R क्या हो जाए, कम से कम हो जाए। साथ ही साथ लोड के मान को कम से कम रखो ताकि R भी क्या हो जाए, कम से कम हो जाए। हम रिपल को कम से कम करना चाहते हैं आउटपुट पर, लेकिन इसमें दो चीज हो जाती है। क्या चीज होती है, यहां पर देख रहे हैं RL कम रखने से R कम हो रहा है, और RL के कम होते ही I ज्यादा हो जाती है। मतलब हम ज्यादा वोल्टेज नहीं ले सकते यहां से, क्योंकि ज्यादा वोल्टेज लेने के लिए मुझे आउटपुट RL को बढ़ाना पड़ेगा, और आउटपुट RL बढ़ते ही क्या हो जाएगा, आपका रिपल भी बढ़ जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं कि जब भी हमें यहाँ पर ज्यादा करंट चाहिए होता है, कुछ डिवाइसेस ऐसी होती हैं जहां पर हमें ज्यादा करंट की जरूरत होती है, तो ज्यादा करंट जहां पर यूज होता है, जहां पर ज्यादा करंट की जरूरत होती है, तो उसके लिए अपन सीरीज इंडक्टर फिल्टर को यूज करते हैं। क्योंकि यहां पर हम देख रहे हैं कि RL घटाने पर रिपल भी कम हो जाता है, कम से कम रिपल मुझे मिल रहा है, और इससे क्या होता है IDC मैक्सिमम मुझे प्राप्त होती है। बट यहां पर हम पिछले वाले हमने कहा था शंट कैपेसिटर वाले में, है ना, शंट कैपेसिटर वाले में क्या हुआ था, वहां पर ये हुआ था कि आपका जो है एक पैरेलल जोड़ा था मैंने RL के साथ में एक कैपेसिटर को, तो उसमें क्या हो रहा था, उसमें ये जो RL था आपका डिनोमिनेटर में आया था, वहां पर ये बटे में था इस जगह पर, तो RL की वैल्यू बढ़ाने से R कम हो रहा था, तो वहां पर R बढ़ा देते, तो R बढ़ाने से क्या होता है, आपका वोल्टेज ज्यादा होता है, करंट डिक्रीज हो जाता है। मतलब जहां पर हमें ज्यादा वोल्टेज चाहिए, जिन सर्किट्स में हमें आउटपुट पर ज्यादा वोल्टेज की जरूरत होती है, तो यहां पर अपन क्या करते हैं, ज्यादा वोल्टेज चाहिए तो अपन आउटपुट पर ज्यादा वोल्टेज वाले फिल्टर को यूज करते हैं, जो अपने पास में होता है शंट कैपेसिटर। यहां ज्यादा वोल्टेज मुझे मिलती है, लेकिन सीरीज इंडक्टर में RL के कम होने से यहां पर IDC क्या होता है, मैक्सिमम। हम इसमें ज्यादा करंट को नहीं ला सकते शंट कैपेसिटर में, क्यों, ज्यादा करंट लाने के लिए मुझे रेजिस्टेंस बढ़ाना पड़ेगा, और रेजिस्टेंस के बढ़ते ही यहाँ पर क्या, रेजिस्टेंस कम करना पड़ेगा, सॉरी, और रेजिस्टेंस कम होते ही रिपल बढ़ जाएगा वहां पर। तो ये दोनों में कुछ कमियां हैं, इसमें भी कमी है, इसमें भी कमी है। तो हम इन दोनों को मिलाते हैं, शंट कैपेसिटर और सीरीज इंडक्टर, दोनों को मिला के हम एक और यहां से तैयार करेंगे जो है फिल्टर। उसमें हम दो प्रकार के फिल्टर पढ़ेंगे, L सेक्शन फिल्टर एंड पाई सेक्शन फिल्टर। वो इन दोनों को मिला के, सीरीज इंडक्टर और शंट कैपेसिटर दोनों को मिला के बनाया गया है। क्योंकि यहां पर मैं देख रहा हूं, यहां पर मुझे सिर्फ ज्यादा करंट मिल रही है, हम वोल्टेज को ज्यादा फाइंड आउट नहीं कर सकते इस वाले में, लेकिन शंट कैपेसिटर में ज्यादा वोल्टेज फाइंड आउट करता हूं, लेकिन ज्यादा करंट फाइंड आउट नहीं कर सकता। तो ये कमियां यहां पर आ जाती है। इसमें इन कमियों को दूर करने के लिए हम यूज करते हैं सीरीज इंडक्टर फिल्टर की जगह और शंट कैपेसिटर फिल्टर की जगह इन दोनों का कॉम्बिनेशन, जिसे अपन बोलते हैं L सेक्शन फिल्टर।